हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसका आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकंड। तो इसकी यूनिट 7th के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी यूनिट 7th के अपने 2 ही पार्ट होंगे, देन उसके बाद ये यूनिट भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले ऑलरेडी मैं 6 यूनिट तक की जो वीडियोज़ है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करके वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस जैसे कि आप सबको पता है कि अपनी यूनिट 7 है राष्ट्रवाद की आलोचना, मतलब टैगोर से रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रवाद की आलोचना करते हुए या राष्ट्रवाद के बारे में क्या क्या बताया उसके बारे में हम इस पूरी यूनिट में जानेंगे कि राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद के बारे में उन्होंने क्या बताया। दूसरी बार राष्ट्रवाद की डेफिनेशन उन्होंने किस तरह से दी थी, ठीक है, और उन्होंने किस तरह से पश्चिमी देशों से, मतलब जो यूरोपियन देश है या फिर यूरोपियन जो कंट्री है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें अपनी कंट्री की भारत की, तो इन दोनों को कंपेयर भी किया था। ठीक है, तो देखते हैं राष्ट्रवाद। तो इसकी जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर, राष्ट्रवाद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है। तो इसको बस मैं रीड करूँगा, बाकी आपको समझ आ ही जाएगा। तो देखते हैं राष्ट्रवाद के बारे में क्या बताया गया। किसी भी भौगोलिक सीमा क्षेत्र के अंदर वहाँ के लोगों में एक दूसरे के लिए एकजुटता, ठीक है, एक दूसरे के लिए क्या होनी चाहिए, एकजुटता और आपसी समन्वय, मतलब तालमेल की भावना जो समय के साथ धीरे धीरे बदलती चली जाए, उसे क्या बोलते हैं, बढ़ती चली जाए, उसे हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। मतलब एक दूसरे के लिए एकजुटता हो गई, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग क्या है एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात उनमें समन्वय तालमेल की भावना भी बन रही है समय के साथ साथ, ठीक है, और ये बढ़ती चली जा रही है। वो एक दूसरे को एक तरीके से भाईचारे की तरह या फिर एक दूसरे को अपनी संबंधियों की तरह मानते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। जब ये राष्ट्र के लेवल पे या भौगोलिक सीमा के लेवल पर फैल जाता है तो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें लोगों के बीच सामाजिक रूप से, ठीक है, सोसाइटी या सोशलिटी के तौर पे, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, इन चारों रूप से अगर हम देखें एकजुटता की भावना जब बनने लग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। समाज के अंदर वो रहता है तो सामाजिक तौर पर अगर वो एकजुट होकर रहते हैं तो क्या बनाता है वो राष्ट्रवाद। राजनीतिक रूप से अगर वो एक साथ रहते हैं तो भी राष्ट्रवाद। आर्थिक रूप से तो भी राष्ट्रवाद है। सांस्कृतिक मतलब खान पान पहनावे से रिलेटेड है, ठीक है, संस्कृति से रिलेटेड है तो वो भी राष्ट्रवाद आएगा। ठीक है, उसके अंदर मतलब 4 चीज़ें जो है राष्ट्रवाद में शामिल होती है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास में क्षेत्रीय भावना हमें देखने को मिलती है। मतलब वो केवल क्या करते थे, देखो क्षेत्रीय भावना का मतलब होता है कि देखो अगर राष्ट्रवाद चाहिए ना तो सबसे पहले बात देखते हैं कि क्षेत्रीय भावना का मतलब क्या होता है, फिर हम राष्ट्रवाद का मतलब जानेंगे। बाकी इतना तो आपको पता ही लग गया कि जितना मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के लेवल पर या भौगोलिक सीमा क्षेत्र के लेवल पर क्या होता है, एकजुटता की भावना विकसित होना या उसको बढ़ते चले जाना, उसको हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। बाकी अब ये क्षेत्रीय भावना क्या है, तो देखो प्राचीन भारत में अगर हम देखें तो राजा हुआ करते थे, मध्यकालीन भारत में भी राजा हुआ करते थे, तो राजा और ये मध्यकालीन भारत में भी कुछ मंत्री वगैरह आ गए थे। तो इस वाले अगर काल में हम देखें तो क्षेत्रीय भावना होती थी, मतलब हर एक राज्य में ना एक राजा होता था, वो अपनी सीमा तक ही क्या करता था, जितना उसके अंडर में है वो उसी पर ध्यान देता था और उन्हीं को एकजुट करने की कोशिश करता था। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली, ठीक है, दूसरा बात करें राजस्थान, तीसरी अगर हम बात करें बिहार, 3 मान लेते हैं हम जगह। तो जो दिल्ली का राजा होगा वो दिल्ली पर ही ध्यान देगा, जो बिहार का राजा होगा वो बिहार पे ध्यान देगा, जो राजस्थान का राजा होगा वो राजस्थान पे ध्यान देगा। तो ऐसा प्राचीन भारत में हुआ करता था, मध्यकालीन भारत में हुआ करता था। तो क्षेत्रीय भावना हमें देखने को मिलती है। उस काल में ज़्यादातर राजा अपने ही क्षेत्र तक का हित देखते थे, ठीक है, अपने ही क्षेत्र का क्या देखेंगे, भला देखेंगे कि अगर दिल्ली का राजा है तो वो दिल्ली के लोगों को एकजुट करने की कोशिश करेगा, ना कि बिहार के लोगों को। ठीक है, वो राष्ट्रवाद की भावना नहीं रखते, वो क्षेत्रवाद जिसे हम कह सकते हैं उसकी भावना रखते हैं। ठीक है, उस काल में ज़्यादातर राजा अपने ही क्षेत्र तक का हित देखते थे, अपने ही क्षेत्र का भला देखते थे। बाकी वो अगर मतलब दिल्ली का राजा दिल्ली पे ध्यान देगा, राजस्थान का राजा राजस्थान पे, बिहार का राजा बिहार पे। और भारतीय राजाओं में एकजुटता की पूरी कमी होती थी। पहले भारतीय राजाओं में क्या होती थी, एकजुटता की कमी होती थी, वो एकजुट करने की कोशिश नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्षेत्र का राजा क्या है, अलग अलग है। अगर भारतीय राजाओं में पहले ही राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती तो भारत कभी गुलाम नहीं बनता,
और 1200 के आसपास मुस्लिम आक्रमण के बाद, ठीक है, बहुत सारे जब मुस्लिम आक्रमण हुए थे तो मुस्लिम राजाओं की गुलामी और उसके बाद अंग्रेज़ों की गुलामी, ये सब राष्ट्रवाद की कमी के उदाहरण हैं। ठीक है, अगर राष्ट्रवाद की भावना होती, अगर सब लोग एकजुट होकर रहते तो शुरू से ही अपना भारत कभी गुलाम बनता ही नहीं। ठीक है, भारत गुलाम किस वजह से बना? तो इसका मुख्य कारण क्या है? राष्ट्रवाद की कमी। तो अगर राष्ट्रवाद होगा तो कभी भी कोई भी देश गुलाम नहीं बन सकता। ठीक है, बाकी राष्ट्रवाद के बारे में इतनी तो इन्फॉर्मेशन मैंने जान ली और आई होप कि आपको इतना समझ भी आ गया होगा। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत को अंग्रेज़ों ने क्या बनाया था, मतलब ब्रिटेन जो है उसने क्या बनाया था, भारत को गुलाम बनाया था। अगर भारत के लोगों में क्या होती, एकता होती, एकजुटता होती, तो कभी भी अपना भारत ब्रिटेन का गुलाम नहीं बनता और ना ब्रिटेन गुलाम बना पाता हमारे को। तो इसका मुख्य कारण है राष्ट्रवाद की कमी होना, कि अगर कोई भी देश गुलाम बन रहा है तो उसका सबसे पहला कारण है राष्ट्रवाद। हो सकता है कि उनमें राष्ट्रवाद की भावना हो लेकिन कुछ और भी वजह से वो गुलाम बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रवाद होगा तो बहुत कम चांसेस होंगे कि वो देश गुलाम बने। तो राष्ट्रवाद की भावना भारतीयों में एक बार फिर से 19वीं सदी के उत्तरार्ध, वही बात है जो जब मतलब कि बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चलने लग गए थे, फिर उसके बाद बहुत सारे मंत्री जो थे वो एकजुट होकर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। फिर उसके बाद भारत को आज़ादी दिलाने में कई सारी भूमिकाएं भी निभाई, कई मंत्रियों ने, कई नेताओं ने। ठीक है, तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर हम देखें बीच में, उसमें धीरे धीरे जागने लगी थी राष्ट्रवाद की भावना। ठीक है, भारतीयों के अंदर, जो बाद में जाकर इतना बड़ा रूप ले लेती है कि फिर अंग्रेज़ों को भारत को स्वतंत्रता देनी ही पड़ी थी। ठीक है, आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, बहुत बड़ा रूप ले लेती है, जिसके कारण अंग्रेज़ क्या करते हैं कि भारत को छोड़ देते हैं और भारत को आज़ादी दे देते हैं। अब देखो रविंद्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रवाद है वो क्या कहता है। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के घंघोर विरोधी थे। वो राष्ट्रवाद को सही नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो किसी और के समर्थन में थे। तो देखते हैं, वे अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थन में थे। वो चाहते थे कि पूरा विश्व क्या हो, केवल एक देश। जैसे कि अगर भारत की बात करें तो भारत के लोगों में एकजुटता होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के लोगों में एकजुटता होनी चाहिए। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एकजुटता होनी चाहिए। ठीक है, वो इन सबको नहीं मानते थे। वो ये मानते थे कि पूरा विश्व है। ठीक है, चाहे वो इंग्लैंड हो, भारत हो, हमें देश को नहीं देखना चाहिए, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, पूरे विश्व को एकजुट होकर रहना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीयवाद। ठीक है, तो वे अंतर्राष्ट्रीयवाद के समर्थक थे और राष्ट्रीयवाद के घंघोर विरोधी थे और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीयवादी और मानवतावादी मानते थे। ठीक है, टैगोर की हम बात कर रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो टैगोर का राष्ट्रीयवाद के मुद्दे पर महात्मा गांधी और अन्य नेताओं से बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। ठीक है, इस बात को लेकर। तो आपको ना रविंद्रनाथ टैगोर का जो राष्ट्रीयवाद की जो थोड़ी सी डिटेल है वो इतनी लिखनी है 3 लाइन में। ठीक है, बाकी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए ना अभी, वो भी आप लिख सकते हो। और ये राष्ट्रवाद की बेसिक नॉलेज थी। ठीक है, या बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद अपने 2 टॉपिक बचते हैं जो मेन माने जाएंगे ना, वही हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी और भी टॉपिक्स है वो मैं आपको ऐसे ही ऑरली बता दूंगा। बाकी अपने इस यूनिट के अंदर 4 इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने 2 टॉपिक और है, भारत की जातीय समस्या और भारत राष्ट्रीयवाद की समस्या। इन 2 के बाद अपन जो ये वाली यूनिट कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद अपनी 3 यूनिट बचेगी, उसको भी हम जल्दी जल्द ख़त्म करते जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस यूनिट का, वो भी मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।